हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी पेंटिंग स्कैंडल के ऊपर है। फेक पेंटिंग की प्रोसेस देख के हम भी चकरा जाते हैं और एंड का ट्विस्ट तो कमाल का है। तो इसे एंड तक देखो। सियोल के पास ऐसी जगह है जिसे कोरिया का चोर बाजार कह सकते हैं। यहाँ रास्ते पे क्या नहीं मिलता, मगर इस जगह की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं, ये कोरिया का आर्ट और कल्चर सेंटर भी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी आर्ट गैलरीज भी है। इसी एरिया में एक लेविश आर्ट गैलरी है, शेंडेक, जिसकी ओनर है बेला। मगर बेला का मेन बिजनेस अपनी गैलरी में रखी पेंटिंग्स बेचना नहीं, बल्कि चोरी की पेंटिंग्स को ब्लैक मार्केट में बेचना और नकली यानी फेक पेंटिंग्स बना के उन्हें असली सर्टिफाई करके बेचना, यही है। तो ऐसे ही एक ऑक्शन में एक पुरानी पेंटिंग ऑक्शन के लिए लाई जाती है। तो वहां बैठे लोगों के मोबाइल पे मैसेज आता है कि वो पेंटिंग नकली होने के चांसेस है। वो मैसेज पढ़ के सब हैरान होते हैं और ऑक्शन वहीं पे बंद किया जाता है। ये मैसेज भेजा होता है कैस्पर ने। कैस्पर पेंटिंग का एक्सपर्ट है और रिस्टोरेशन आर्टिस्ट भी, जिसमें उसका नाम भी है। तो अब उसी पेंटिंग की परख करने के लिए कैस्पर को बुलाया जाता है। कैस्पर पेंटिंग को एग्जामिन करके बताता है कि वह असली पेंटिंग की नकल है। कैस्पर बताता है कि कैनवस को ब्लीच किया गया है, जो मेथड 1945 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और अगर ये पेंटिंग 150 साल पुरानी है तो ये कैसे पॉसिबल है। कैस्पर की बातें सुन के उस पेंटिंग का ओनर अच्छा खासा नाराज होता है, मगर कैस्पर के नॉलेज को चैलेंज करने की हिम्मत उसमें नहीं होती। फिर भी वो पेंटिंग ऑक्शन में खरीदी जाती है, क्योंकि ऐसी ऑक्शन में असल नकल की टेस्ट मायने नहीं रखती, खरीदने वाले का ईगो और स्टेटस मायने रखता है। यहाँ बेला को जापान के एंटिक मार्केट में 400 साल पुरानी एक हिस्टोरिकल पेंटिंग मिलती है, जिसका नाम ब्लॉसम ड्रीम है। एक एक्सपर्ट उसी पेंटिंग की जांच करके बेला को उस पेंटिंग के असली होने की गारंटी देता है, जिससे बेला काफी खुश होती है, क्योंकि उस पेंटिंग की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 40 मिलियन हो सकती है। मगर पेंटिंग नाजुक हालत में है, उसे रिस्टोर करना जरूरी है और ये काम आसान नहीं। तो बेला के सामने कैस्पर का नाम आता है। कैस्पर को गैम्बलिंग में अच्छा खासा कर्जा हुआ है, तो बेला उसका कर्जा चुकता करके अपने साथ काम करने के लिए राजी करती है। वो पुरानी पेंटिंग देख के खुद कैस्पर हैरान होता है, क्योंकि वो पेंटिंग पेंट में नहीं, इंक में बनाई गई है। पेंटिंग को रिस्टोर करने के कैस्पर 1 मिलियन डिमांड करता है, जो बेला उसे देने को तैयार होती है। मगर बेला की एक ही कंडीशन होती है, पेंटिंग को उसी की गैलरी के लॉक रूम में रिस्टोर किया जाए। बेला अपने देश की पुरानी हिस्टोरिकल पेंटिंग्स चोरी करके जापान के एक अमीर आदमी नाकामुरा को बेचने का काम भी करती है, जो एक देशद्रोही हरकत है। तो अब ये पेंटिंग भी नाकामुरा के पास ही जाने वाली है। नाकामुरा की अपनी खुद की कलेक्शन गैलरी है। नाकामुरा नहीं चाहता कि ब्लॉसम ड्रीम को कैस्पर रिस्टोर करे। उसके हिसाब से कैस्पर से भी अच्छे रिस्टोर करने वाले जापान में है, तो वह बेला पे नाराज है। अब इस पेंटिंग की खबर मीडिया को चलती है। कैस्पर मीडिया से कहता है कि पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए उसे 1 साल लगेगा। कोरिया के लोग चाहते हैं कि चूंकि वो पेंटिंग कोरिया के हिस्ट्री की धरोहर है, तो उसे देश में ही रहना चाहिए। बेला मीडिया के सामने प्रॉमिस करती है कि पेंटिंग को तैयार होने के बाद कोरिया की नेशनल म्यूजियम में रखा जाएगा। मगर उसके शैतानी दिमाग में कुछ अलग प्लान चल रहा है। रिस्टोरेशन के लिए एक स्पेशल लैब बनाई गई है, जहां बैठ के कैस्पर को काम करना है। मगर 400 साल पुरानी पेंटिंग को रिस्टोर करना उतना आसान नहीं। उस पीरियड के इंक के जैसी इंक बनानी पड़ती है। कैनवस की क्वालिटी अब क्या है वो परखना पड़ता है। मटेरियल खुद बनाना पड़ता है, ब्रश बनाने पड़ते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस पेंटर की पेंटिंग बनाते वक्त क्या मेंटेलिटी थी ये जानना पड़ता है। कैस्पर इस सब में एक्सपर्ट है, तो वह प्रोसेस शुरू करता है। पेंटिंग के बारे में किसी को जानकारी नहीं, तो कैस्पर मीडिया के सामने उस पेंटिंग की हिस्ट्री बयान करता है। पेंटिंग को ब्योकांडो नाम के पेंटर ने 400 साल पहले बनाया था, जिससे पता चलता है कि वह पेंटिंग कितनी बेहद कीमती है। मगर इस पेंटिंग का जिक्र कहीं नहीं। कैस्पर बताता है कि वो इसलिए क्योंकि पिछले 400 साल से ये पेंटिंग गुमनामी में पड़ी थी। या इंसोडेंग के चोर बाजार में कुछ नॉर्थ कोरिया से पुरानी पेंटिंग्स आती है। बेला उन्हें देखते ही पहचान जाती है कि वह सब नकल है, तो वह उन्हें कबाड़ियों के भाव में खरीदती है। वो पेंटिंग्स बड़े पेंटर के पेंटिंग की नकल होती है, जिन्हें बेला जेन्युइन सर्टिफाई करके बड़े भाव में बेचने वाली है। ऐसे पेंटिंग्स की डिमांड जापान में बहुत है, अनाड़ियों की कमी नहीं। अब बेला इन पेंटिंग्स का एग्जीबिशन अरेंज करती है, जिसमें कल्चरल मिनिस्टर भी आया है और निकॉन भी आया है, जो नकली एंटिक्स और पेंटिंग्स बेला से खरीद के बेचने का काम करता है। वैसे वह इस धंधे में बेला का कॉम्पिटिटर भी है। वो पेंटिंग्स का जानकार है। या नकली पेंटिंग्स के सेलिंग और एग्जीबिशन पे लगी रोक हटाने की अफवाह उनको खरीदने वालों में चल रही है। बेला के अंडर ये सीक्रेट सिंडिकेट बनाई जाती है, जो पुरानी पेंटिंग्स और एंटिक्स की स्मगलिंग करने का काम करते हैं। बकायदा ये सब चोर
अपने मेंबरशिप के पेपर साइन करके बेला को देते हैं। बेला उन्हें धमकी देती है कि अगर किसी ने गद्दारी की तो वो ये पेपर्स मीडिया में देगी। मीटिंग में कैस्पर बेला से कहता है कि उसकी रिस्टोरेशन लैब को ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ऊपर हो रहे वाइब्रेशन की वजह से उसे काम करने में डिस्टर्बेंस हो रहा है। यहाँ शहर में किसी जगह कुछ लोग एंटिक्स को गोडाउन में शिफ्ट कर रहे हैं कि वहाँ पुलिस छापा मारती है। पुलिस की इस टीम को लीड कर रही है केंजी, जो एक ईमानदार और ओवर एक्टिव पुलिस ऑफिसर है। पकड़ा हुआ माल चेक किया जाता है तो पुलिस को पता चलता है कि वो माल चोरी का नहीं है, किसी ने उन्हें गलत इंफॉर्मेशन देके बेवकूफ बनाया है। दरअसल अपना असली माल बचाने के लिए बेला ने ही पुलिस को मिसलीड किया था। अब असली चोरी का माल बेला का मैनेजर हिंगो जापान स्मगल करके भेज देता है। वो उसके पैसे कलेक्ट करके बेला के पास कार से लौट रहा होता है कि कुछ लोग उसकी कार को ठोकर मार के उससे वो पैसे चोरी करते हैं। अब पता चलता है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि कैस्पर की ही गैंग है, जिसमें टीना, डोडो और जैमिन है। अब ये चारों की मंडली एक ऐसी जगह जाती है जहां चोरी की हुई पेंटिंग्स और एंटिक्स का सीक्रेटली ऑक्शन किया जाता है। ये ऑक्शन शैगी नाम का गुंडा हैंडल करता है। कैस्पर की मंडली पुलिस होने का नाटक करके वहां छापा मारती है और वो सब पेंटिंग्स अपने साथ ले जाती है। दरअसल देश की आर्ट और कल्चर को खराब करने वाले इन स्मगलरों के खिलाफ कैस्पर ने एक टीम बना के जंग छेड़ी है। कैस्पर का वो गैम्बलिंग में पैसे हारना ये सब दिखावा होता है, उसका मिशन कुछ और ही होता है। बेला किसी सीक्रेट जगह अपनी खुद की नकली पेंटिंग बनवा के लेती है। कैस्पर उस वर्कशॉप को बंद करना चाहता है। केंजी को भी शक है चोरी के एंटिक्स की स्मगलिंग करने में बेला का हाथ है, मगर उसे सबूत नहीं मिल रहा। यहाँ पैसे चोरी होने की वजह से बेला हिंगो पे बहुत गुस्सा होती है, तो दूसरी ओर सिंडिकेट के मेंबर भी बेला पे नाराज है क्योंकि उन पैसों में उनका भी हिस्सा था। यहाँ केंजी को कैस्पर पे शक है क्योंकि कैस्पर को कुछ साल पहले एक टेम्पल से पुरानी पेंटिंग चोरी करने के जुर्म में केंजी ने पकड़ा था, मगर बाद में पता चला उसमें कैस्पर का कोई हाथ नहीं, जिसकी वजह से केंजी के साथ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी हुई थी। केंजी उसका बदला कैस्पर से लेना चाहती है। उसे कहीं लगता है कि अब बेला और कैस्पर दो चोर साथ में मिले हैं तो जरूर कुछ ना कुछ पकड़ा होगा। यहाँ कैस्पर अपनी टीम के साथ बेला की आर्ट गैलरी से एक पेंटिंग चोरी करने का प्लान बनाता है। प्लान के हिसाब से ये चारों लोग गैलरी में तहलका मचा के वो पेंटिंग चोरी भी करते हैं और जाते जाते बेला को चिढ़ाते भी है। वो पेंटिंग सॉन्ग नाम के पेंटर की आखिरी निशानी होती है, जो पेंटिंग की दुनिया का इकलौता सेल्फ पोर्ट्रेट है, जिसकी वजह से बेला आग बबूला होती है। अब केंजी चोरी की तहकीकात करने आती है। चोरों के घर में चोरी हुई थी तो वो भी हैरान है, शक करे तो किस पे करे। हिंगो और बेला के असिस्टेंट को लगता है कि ये चोरी बेला का पब्लिसिटी स्टंट है, मगर बेला वो पेंटिंग चोरी होने की वजह से नाराज है क्योंकि उसने वो पेंटिंग सॉन्ग का मर्डर करके हासिल की थी। वो बेला के जीत की निशानी है। बेला को डर है कि अगर वो पेंटिंग ब्लैक मार्केट में बेची गई तो उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। अब बेला निकॉन से कहती है कि वो किसी भी हालत में मालूम करे कि इस चोरी के पीछे कौन है और अब वो पेंटिंग कहाँ है। दूसरी ओर केंजी बेला का सर्च वारंट लेने चीफ के पास जाती है तो चीफ उसे बहुत कुछ सुनाता है। वो नहीं चाहता बेला जैसे हाई प्रोफाइल लोगों से दुश्मनी ली जाए, तो वह वारंट इशू करने से साफ इनकार करता है। तो यहाँ बेला को पता चलता है कि ब्लैक मार्केट में सॉन्ग के उस पेंटिंग का ऑक्शन होने वाला है, तो वो अपने ईगो को मेंटेन करने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपा के ब्लैक मार्केट से वो पेंटिंग $1 मिलियन में खरीदती है। अब पता चलता है कि ये चाल भी कैस्पर की थी। अब जैसे पेंटिंग से मिले पैसे शैगी को दिए जाते हैं, ये लोग शैगी से बेला की नकली पेंटिंग बनाने की फैक्ट्री का पता जान लेते हैं। यहाँ पता चलता है कि कैस्पर, टीना, डोडो और जैमिन एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं और अब उस आश्रम को चलाने का जिम्मा भी उठा रहे हैं। उस आश्रम के टेम्पल में एक बहुत पुरानी रिलीजियस पेंटिंग रखी थी जो बेला ने चोरी की थी, जिसका इल्जाम कैस्पर पे रखा गया था। कैस्पर ने भी ठान ली थी कि वो पेंटिंग टेम्पल में वापस लाके रहेगा। उसी पेंटिंग ने कैस्पर को इंस्पायर किया था और आज वो पेंटिंग का एक्सपर्ट बना है। अब बेला सॉन्ग की पेंटिंग बेचने का फैसला करती है। वह कैस्पर से उस पेंटिंग की नकल बनवा लेती है और असली की जगह नकली लगा देती है। फिर बेला जापान जाके नाकामुरा को सॉन्ग की असली पेंटिंग बेच देती है। नाकामुरा के यहाँ हमें कैस्पर की वो टेम्पल से चुराई हुई पेंटिंग्स भी दिखाई देती है। मतलब कोरिया का वो प्राचीन खजाना बेला जापान को बेच रही थी। अब नाकामुरा बेसब्री से ब्लॉसम ड्रीम पेंटिंग का इंतजार कर रहा है। बेला ने प्लान किया है कि कोरिया के नेशनल म्यूजियम में वह ब्लॉसम ड्रीम की नकल रखेगी। इसको क्या पता चलता है, या कैस्पर और उसकी टीम बेला के उस सीक्रेट वर्कशॉप पहुंचती है जहां फेक पेंटिंग्स बनाई जाती है। उस वर्कशॉप का इंचार्ज है मॉन्टी। मॉन्टी से पता चलता है कि अब वो और बेला एक दूसरे के दुश्मन है। अब कैस्पर मॉन्टी को पैसे देके
उसे अपने प्लान में शामिल कर लेता है। या केंजी अभी भी बेला के शातिर दिमाग को जानने की कोशिश कर रही है। उसे रह रह के लग रहा है कि बेला ब्लॉसम ड्रीम पेंटिंग को लेके कुछ तो कांड करने वाली है। मगर क्या उस इंक पेंटिंग की नकल बनाई जा सकती है? तो वो अपने असिस्टेंट के साथ निकॉन के पास आती है, जो पुरानी पेंटिंग का एक्सपर्ट है। निकॉन उससे कहता है कि आजकल ब्लॉसम ड्रीम जैसी पुरानी पेंटिंग्स की नकल बनाना बंद हो चुका है, क्योंकि उस जमाने के कलर्स शायद बनाए जा सकते हैं, मगर इंक कैसे बनाई जाए? ऊपर से उस जमाने का पेपर बनाना नामुमकिन सा है। निकॉन उन्हें बताता है कि 400 साल पहले राजा लोग अलग तरीके से पेपर बनाया करते थे। अब निकॉन वो पेपर बनाने का सीक्रेट उनके सामने खोलता है। वो बताता है कि साइचो नाम के पेड़ से बनाए गए पेपर को रिसाइकल करके उस पुराने रॉयल पेपर की तरह पेपर बनाया जा सकता है। पहले उस यूज पेपर को कई बार नेचुरल बर्फीले पानी में धोया जाता है, जिससे उस पेपर पे एक तरह का प्रोसेस होता है। फिर उसे गर्म पानी में डाल के उनके धागों को अलग किया जाता है। फिर उन धागों को बाम्बू की चटाई पे बिछा के सुखाया जाता है। फिर उस पर बाफ छोड़ के उसे अलग किया जाता है। मगर वह पुराना लुक लाने के लिए पुरानी मिट्टी की जरूरत होती है। ऐसी मिट्टी जो धूल से बनती है, और धूल भी ऐसी जो सैकड़ों साल तक बन किसी घर में दबी हुई अवस्था में पाई जाती है। उस मिट्टी को छलनी से छाना जाता है। फिर उस मिट्टी को उस पेपर पे हल्के से स्प्रे किया जाता है। अब सबसे बड़ी कमाल की चीज आती है, जिसे पुराने जमाने की फोटोकॉपी कह सकते हैं। ओरिजिनल पेंटिंग को उस पेपर के ऊपर लगाया जाता है और एक टेम्परेचर में छोड़ा जाता है। उसके बाद जिस तरह मशीन से किसी पेपर की फोटोकॉपी बन के निकलती है, वैसे ही उस ओरिजिनल पेंटिंग की इंक उसके नीचे लगाए उस साइजो पेपर पे जैसे कि वैसे छप जाती है। ये नकल नहीं होती, बल्कि कॉपी होती है। उस पर जैसे ही होयम नाम का मैजिकल वाटर लगाया जाता है, उस कॉपी में ओरिजिनल की तरह निखार आ जाता है। मगर ये मैजिक वाटर सिर्फ एक ही आदमी बना सकता है, पार्क। उस कॉपी पेंटिंग को इस तरह ओरिजिनल लुक आता है जिसे दुनिया का कोई एक्सपर्ट पहचान नहीं सकता। निकॉन ने बताई प्रोसेस को फॉलो करके कैस्पर ब्लॉसम ड्रीम की कॉपी तो बना लेता है, मगर उसे जरूरत है होयम वाटर की। तो वह पार्क के पास पहुंच जाता है। बेला ने पार्क के हाथों को जलाया होता है, क्योंकि उसने बेला के लिए काम करने से इनकार किया था। पार्क कैस्पर के अच्छे इंटेंशन को सुन के उसके लिए काम करने को तैयार होता है। तो अब कैस्पर पार्क को लेके मॉन्टी के वर्कशॉप पहुंचता है। पार्क उस कॉपी पे प्रोसेस शुरू करता है और बड़ी मेहनत के बाद होयम केमिकल बनाता है। अब जैसे ही कैस्पर उस कॉपी पेंटिंग पे वो केमिकल स्प्रे करता है, उस कॉपी पेंटिंग की इंक उभर के बाहर आती है। अब वह पेंटिंग बिल्कुल ओरिजिनल की तरह दिखने लगती है। कैस्पर का अगला प्लान रेडी होता है। प्लान के हिसाब से जैमिन मोटरसाइकिल राइडर ग्रुप के साथ बेला के शैंडेक आर्ट गैलरी पहुंचता है। अंदर लैब में कैस्पर ओरिजिनल ब्लॉसम ड्रीम को सिलेंड्रिक बैग में डाल देता है। जैमिन लैब की भारी दीवार में बॉम्ब लगा के उसे ब्लास्ट कर देता है। अब कैस्पर की गैंग रॉबर्स का भेष बना के अंदर घुस आती है। ब्लास्ट की आवाज सुन के अंदर भगदड़ मच जाती है। टीना असली पेंटिंग को कॉपी के साथ रिप्लेस करती है, तो डोडो कैस्पर को झूठ मूठ का मारता है ताकि कैस्पर पे किसी को शक ना हो और वह असली रॉबरी लगे। तभी वहां पे गैलरी की मैनेजर और सिक्योरिटी पहुंचती है। उन्हें भी बेहोश किया जाता है। कैस्पर की टीम पेंटिंग लेके मोटरसाइकिल से भाग जाती है। चोरी की खबर सुन के बेला टेंशन में वहां पहुंचती है, मगर जब उसे पता चलता है कि उसकी पेंटिंग सही सलामत है तो उसके जान में जान आ जाती है। पुलिस हैरान है कि अगर कुछ चोरी नहीं हुआ तो चोरों ने इतनी मेहनत क्यों की। मगर केंजी को बेला पे शक है कि हो ना हो इसके पीछे भी बेला की कोई चाल होगी। मगर बेला पुलिस का इंटरफियरेंस नहीं चाहती। अब ब्लॉसम ड्रीम को दुनिया के सामने पेश करने के लिए सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। बेला नाकामुरा से कहती है कि जैसे ही ब्लॉसम की नकल बनाई जाएगी ओरिजिनल जापान भेज दी जाएगी। तो नाकामुरा उल्टा उससे कहता है कि वो ओरिजिनल भेज दे, नकल वो खुद बनाएगा। तो अब बेला प्रेस इवेंट के बाद पेंटिंग को जापान भेजने का फैसला करती है। बेला को डर है कि मॉन्टी की पेंटिंग फैक्ट्री ब्लॉसम की कॉपी बना के उसे मार्केट में ना उतारे, तो वो पुलिस चीफ को मॉन्टी के वर्कशॉप पे रेड डालने बोलती है। तो यहाँ कैस्पर सॉन्ग के पेंटिंग की कई नकल मॉन्टी से बनवा लेता है, जिससे उसे बेला को एक शॉक देना है। पुलिस मॉन्टी के वर्कशॉप पे रेड डालती है, मगर वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब वह दिन आता है जब ब्लॉसम ड्रीम पेंटिंग को मीडिया के सामने ओपन करना है। उस 400 साल पुरानी पेंटिंग को देखने के लिए हर कोई बेताब है। कैस्पर प्रेस के सामने उस पेंटिंग की हिस्ट्री रखता है कि कैसे ब्योकांडो नाम के पेंटर ने अपने सपने में बसे राज्य की इमेज को सामने रख के वो पेंटिंग बनाई थी। अब पेंटिंग को मीडिया के सामने रखा जाता है। यहाँ बेला हिंगो को ऑर्डर देती है कि कैस्पर को मार दिया जाए और पेंटिंग को जापान भेजने का बंदोबस्त किया जाए। रात को बेला के गेस्ट जम के पार्टी करते हैं, जिसमें मिनिस्टर भी आया होता है। जैमिन और डोडो मिनिस्टर के लड़की के साथ वाले फोटो खींच लेते हैं। वहाँ हिंगो पेंटिंग को एक कंटेनर में छुपा के जापान भेज देता है।
जापान में नाकामुरा उस पेंटिंग को मशीन में डाल के उसका कार्बन एनालिसिस करता है, तो उसमें इंक के कंटेंट कम पाए जाते हैं। मतलब वो ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है, कॉपी पेंटिंग है। यहाँ रात को बेला गैलरी पहुंचती है तो देखती है गैलरी में सब जगह सॉन्ग के पेंटिंग की कलर कॉपीज लगाई गई है जो कैस्पर ने मोंटी से बनवाई थी। वो देख के बेला शॉक होती है। बेला समझ जाती है कि ये कैस्पर का काम है। कैस्पर ने सॉन्ग की मौत का बदला लिया था। बेला ने सॉन्ग से उसकी ये पेंटिंग छीन के उसे मरने के लिए आग में छोड़ दिया था। तभी बेला को जापान से फोन आता है कि उसने जो पेंटिंग डिलीवर की है वो कॉपी है। तो अब नाकामुरा बेला को धमकी देता है कि उसे पेंटिंग नहीं मिली तो नतीजा बुरा होगा। बेला समझ जाती है कैस्पर ने उसे बेवकूफ बनाया है। कैस्पर बेला के गैलरी से चोरी की हुई उसकी सभी पर्सनल पेंटिंग्स चाइना के एक एजेंट को बेचता है। अब पता चलता है कि निकॉन भी कैस्पर से मिला हुआ था। सॉन्ग के मर्डर को लेके वो दुखी हुआ था। तभी कैस्पर को बेला का फोन आता है। कैस्पर बेला से कहता है कि पेंटिंग के बदले उसे 20 मिलियन चाहिए और उसके टेम्पल से चुराई पेंटिंग उसे वापस चाहिए। बेला के पास कोई चॉइस नहीं होता तो वो तैयार होती है। बेला नाकामुरा को कॉल करके टेम्पल की पेंटिंग जापान से मंगवाती है। 20 मिलियन खड़े करने के लिए बेला को उसके सब एंटिक्स का कलेक्शन बेचना पड़ता है। अब कैस्पर निकॉन के साथ मिलके सिंडिकेट के मेंबर से बेला के नकली पेंटिंग्स के डीलिंग के पेपर्स कलेक्ट करता है। कैस्पर वो पेपर्स केंजी को देता है। केंजी बेला की अरेस्ट ऑर्डर चीफ से निकलवाती है। या बेला हिंगो को पैसा देके बोलती है कि जैसे ही वह कैस्पर से पेंटिंग कलेक्ट करेगा वो उसे मार दे। बेला को न्यूज से पता चलता है कि पुलिस उसे ब्लॉसम पेंटिंग को जापान स्मगल करने के जुर्म में अरेस्ट करने आ रही है। तो बेला मिनिस्टर को हेल्प के लिए फोन करती है, मगर वो हेल्प करने से इनकार करता है क्योंकि जैमिन ने उसे उसके लड़कियों के साथ वाले फोटो मीडिया में देने की धमकी दी होती है। बेला हिंगो के साथ कैस्पर ने बताई जगह पे पहुंच जाती है, मगर दोनों में हाथापाई शुरू होती है। उसका फायदा उठा के बेला पेंटिंग और पैसे का बैग लेके भागती है। कैस्पर हिंगो को बेहोश करता है। भागती हुई बेला से जैमिन मोटरसाइकिल से आके पैसे की बैग चुराता है। तो अब बेला कार से पेंटिंग लेके भागती है तो रास्ते में केंजी उसे रोक लेती है। बेला को अरेस्ट किया जाता है। कुछ दिन बाद कैस्पर बेला को मिलने जेल जाता है। बेला कैस्पर से कहती है कि तुमने मुझे जो पेंटिंग दी थी वो ब्रिटिश एक्सपर्ट्स के हिसाब से नकली है, तो असली पेंटिंग कहाँ है? कैस्पर बताता है कि ब्लॉसम ड्रीम जैसी कोई पेंटिंग दुनिया में है ही नहीं, वो तो मैंने मेरे दिमागी सोच से बड़ी मेहनत करके बनाई थी। बेला बताती है कि मैंने खुद वो पेंटिंग जापान के एंटीक मार्केट से खरीदी थी। तो उस पर कैस्पर उसे बताता है वो पेंटिंग वहां मैंने ही रखी थी और तुम तक न्यूज पहुंचाई। जिस आदमी ने उस पेंटिंग की ऑथेंटिफिकेशन की थी वो भी मेरा ही आदमी था। तुम्हारे दुश्मनों को साथ लेके मैंने तुम्हें फंसाया। टेम्पल की पेंटिंग वापस करने के लिए कैस्पर उसे थैंक्स कहता है। टेम्पल की पेंटिंग को उसकी जगह लगाया जाता है। बेला से हासिल किए हुए पैसे कैस्पर अनाथ आश्रम को डोनेट करता है। अब कैस्पर अपनी टीम के साथ चाइना पहुंचता है। वहां वो एक एजेंट से मिलता है। क्या कैस्पर कोई नई मिशन की तैयारी तो नहीं कर रहा? मूवी यहाँ खत्म होती है। इसका कोई भी दूसरा